हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के प्रोबेबली सबसे इम्पोर्टेंट पोएट और प्लेराइट के बारे में, एंड ही इज नन अदर देन कालिदास। तो आइए जानते हैं कालिदास के बारे में, उनके वर्क्स, उनके बैकग्राउंड और क्या क्या इम्पोर्टेंट है एज इग्नू स्टूडेंट्स हमारे लिए कालिदास के ऊपर। सो लेट्स मूव अहेड। सो द फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट दैट विल बी डिस्कसिंग। तो पहले हम डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम आएंगे कालिदास के बैकग्राउंड पे, जिनके ऊपर हम उनकी जो डेट है, किस पीरियड से वो है या किस एरा से वो बिलोंग करते हैं, हम वो डिवाइड करके हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस द सिटी ऑफ उज्जैन एंड इट्स रेलेवेंस इन कालिदास, बिकॉज फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने कालिदास के वर्क्स पढ़े हैं उनको पता होगा कि उज्जैन बहुत बार मेंशन हुआ है कालिदास के वर्क्स में। और क्योंकि उज्जैन इतनी बार और इतना एक रिपरकशन फिगर है, रिकरिंग एलिमेंट है, मोटिव है, एक सिंबल है, तो किस तरीके से उज्जैन शेप करता है कालिदास के वर्क्स को, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन विल बी गोइंग टू हिज लिटरेरी बैकग्राउंड, देन विल बी फोकसिंग ऑन हिज वर्क्स, एंड देन विल बी कमिंग टू द एपिक एंड ड्रामा सेक्शन, जहाँ पे हम शकुंतला के बारे में बात करेंगे। जो महाभारत में शकुंतला है उसका किस तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म पे भी हम आएंगे, फॉर्म किसे डिस्क्राइब हुआ है। देन विल कम टू द एंशियंट इंडियन एस्थेटिक्स। उसके बाद उसमें एंशियंट इंडियन एस्थेटिक्स में हम डिस्क्राइब करेंगे ड्रामेटिक आर्ट के बारे में। फिर हम आएंगे भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के ऊपर, एंड देन विल सम इट अप ऑल। तो ये हैं हमारे कंटेंट्स, एंड लेट्स नाउ गो अहेड विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये मिला है कि कालिदास जो एज अ पर्सन थे, वी डू नॉट नो मच अबाउट हिम, बिकॉज कालिदास जिस एरा के थे उस एरा को लेके ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। मतलब एरा को लेके है, उनके लिटरेरी एरा को लेके नहीं है कि किस टाइम पे वो लिखते थे, क्या उनके वर्क्स थे। मतलब जितना भी वी हैव ऑफ हिम आर डिराइव मेनली फ्रॉम हिज वर्क्स। ठीक है कि जो जनरली क्या होता है कि कोई भी इंसान हमें मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सर्च द ह्यूमन बीइंग और द लिटरेरी पर्सन एंड देन वी गो टू हिज वर्क्स। बट इन द केस ऑफ कालिदास इज टोटली डिफरेंट। हम पहले उनके वर्क्स को देखते हैं, उसके बाद हम जाके उनको डेट करते हैं कि जस्ट बिकॉज ही रोट अभिज्ञानम शकुंतलम इन दिस टाइम, सो दैट मस्ट बी द पर्सन। जनरली उनके बारे में इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। तो और क्योंकि हम मानते हैं, इट्स वाइडली बिलीव दैट ही वाज अ कोर्ट पोएट, तो वो कोर्टली ड्रामा और जो कोर्टली ट्रेडिशंस थे उन्हीं को फॉलो करता है। आई मीन, if you look at Vikram Urvasyam, it's the love story of Maharaj Vikram, I mean King Vikram, and the Apsara or the angel Urvasi. Then Malvika Agnimitra is the story of King Agnimitra and Malvika. ठीक उसी तरीके से अभिज्ञानम शकुंतला इज द स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला। तो वो कोर्टली ट्रेडिशंस को एक साथ फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब ही हैज नॉट गॉन एनीथिंग बियॉन्ड दी कोर्टली ट्रेडिशन, वो एलिमेंट्स उन्हीं को लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जो ह्यूमन इमोशंस है, करुणा हो गया, खुशी हो गया, हास्य हो गया, रौद्र हो गया, जो ह्यूमन इमोशंस है वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने वर्क्स में झलकाते हैं, उनको काफी अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ठीक है। तो कालिदास का जो बैकग्राउंड था, तो देखिए अलग अलग, मतलब प्रॉब्लम जो डेट को लेके प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरीज कहते हैं। तो द फर्स्ट थ्योरी दैट वी हैव ऑफ कालिदासा इज दैट ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अग्निमित्र शुंगा। तो अग्निमित्र शुंगा कौन है? देखिए अग्निमित्र शुंगा जो है वो शुंगा एम्पायर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग है। अग्निमित्र शुंगा से पहले शुंगा एम्पायर के किंग थे पुष्यमित्र शुंगा। तो आपको इतना याद रखना है कि शुंगा एम्पायर जो है मौर्य के बाद आया था। मौर्य किंग्स को हराने के बाद जो डायनेस्टी हुई, शुंगा डायनेस्टी थी। तो कालिदास को कहा जाता है कि वो अग्निमित्र शुंगा के कोर्ट पोएट थे, क्योंकि उन्होंने मालविका अग्निमित्रम का रचना किया था। एंड मालविका अग्निमित्रम में क्योंकि महाराज अग्निमित्रा है, तो वी माइट डिराइव अ पॉइंट कि यस, ही ही माइट बी द वन हु वाज फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अग्निमित्र शुंगा। Another view is that he was the court poet of King Vikramaditya, and King Vikramaditya उनके पेट्रन थे, जो उनको मतलब who used to feed him, who used to give him money, who used to take care of him। तो किंग विक्रमादित्य गुप्ता एम्पायर के थे, जो कि 4th और 5th सेंचुरी बीसी के आसपास है। ठीक है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि वो अग्निमित्र के साथ विक्रमादित्य के भी मतलब काफी क्लोज थे, और किंग विक्रमादित्य के भी वो कोर्ट पोएट थे। अब देखिए जो विक्रमादित्य को लेके थ्योरीज है, वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विक्रम और वसीयम जो उनका वर्क है, जो विक्रम और वसीयम है, विक्रम और वसीयम में जो महाराज विक्रम का कैरेक्टर दिया गया है वो विक्रमादित्य ही थे। इसीलिए कहते हैं कि वो उसके उनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है। तो उन दो थ्योरीज के बाद अब हम आते हैं उज्जैन पे, और क्यों उज्जैन कालिदास के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम
विक्रमादित्य की बात करें तो किंग विक्रमादित्य का जो कैपिटल था वो उज्जैन था। जनरली ये जो डायनेस्टीज थी पहले, इट्स एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जो डायनेस्टीज थी पहले, दे यूज्ड टू रूल इन मगध एंड द एरिया ऑफ टुडे मॉडर्न डे बिहार। बट gradually we saw the shift of empire from Magad to more central part of India, that is the Madhya Pradesh part of modern day Madhya Pradesh में जो आज एरिया है वहां पे धीरे धीरे शिफ्ट होते थे एम्पायर्स। पहले तो वही रूल करते थे ईस्टर्न बिहार के साइड में, एंड उनमें से विक्रमादित्य का जो कैपिटल था वो उज्जैन था। तो उज्जैन जो कैपिटल था इसीलिए भी लोग कहते हैं क्योंकि कालिदास वहां पे कोर्ट पोएट थे, तो कालिदास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे उज्जैन से। इट इमर्जेस दैट ही वाज ग्रेटली फॉन्ड ऑफ द मालवा रीजन। और मालवा रीजन को वो क्यों इतना, बिकॉज जो उनका जो टोपोग्राफी था, जो ज्योग्राफी था उस पे जो प्राकृतिक दृश्य थे वो काफी सुंदर थे। विंध्यास थे, जो विंध्यास माउंटेन रेंजर्स थे वो थे। ठीक है, उन्होंने विंध्यास को ऐसा समझा था जैसे उनकी हथेली में हो, जैसे हमारे जो हाथ की हथेली होती है, कालिदास ने ऐसे समझा जैसे विंध्यास उनकी हाथ की हथेली में हो। क्योंकि उस टाइम पे विक्रमादित्य के साथ साथ गुप्ता एम्पायर बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस भी थे, तो उज्जैन एक कॉमर्शियल और कल्चरल हब भी था। उज्जैन में उस टाइम पे कॉमर्स के साथ साथ पढ़ाई लिखाई और बाकी का जो आर्टिस्ट्री वर्क्स थे, जो आर्टिस्ट के लिए जो आर्ट था वो बहुत ज्यादा मतलब फ्लरिश करता था, बिकॉज जो उनके किंग्स थे, गुप्ता किंग्स, आर्ट के बहुत बड़े शौकीन थे। ठीक है, तो इसीलिए भी उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास के अगर हम वर्क्स को छोड़ भी दे तब भी उज्जैन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। एंड द फैक्ट इज कि मैथमेटिकल और साइंटिफिक स्टडी के लिए भी उज्जैन काफी अच्छा था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है बिकॉज यू शुड रिमेंबर दैट एज लॉन्ग एज अ किंग इज देयर इन एज लॉन्ग एज अ किंग इज देयर इन द एम्पायर, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी कल्चरल एंड रिच सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो बिकॉज कालिदास वाज इन उज्जैन ही वाज डायरेक्टली इन हार्मनी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एसोसिएटेड विद द कोर्ट। कहते हैं वो नवरत्नों में से एक थे, तो कोर्ट में जो चल रहा है, जो अच्छे काम चल रहे हैं वो तो उनको भाएंगे ही। ठीक है, और साथ साथ उज्जैन में जो कालिदास से डिस्क्राइब किया है उसमें उनके हिसाब से ये है कि उज्जैन में पैसों की कोई कमी थी नहीं, देयर वाज नो डार्ट ऑफ वेल्थ। ठीक है, मतलब सिटीज गार्डन्स बेहद ही खूबसूरत थे। तो इसीलिए उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो कल्चरल कैपिटल था, कमर्शियल कैपिटल था, फ्लरिशिंग सिटी था, और साथ ही इतना खूबसूरत था कि कालिदास मतलब अपने वर्क्स में डिस्क्राइब करते ही थे उनको। हम्म देन क्योंकि उस वर्क से हमें ये पता चलता है ना कि जो किंग्स थे, किंग्स बेसिकली जो थे ना, कि किंग्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर ये किंग ने इस एरिया से रूल किया है तो हम भी वहीं पे जाएंगे और हम भी उसी को रूल करेंगे। ठीक है, और कालिदास के लिए ये पॉइंट असर्ट करना बहुत जरूरी था कि जैसे नए किंगडम्स आए, उन्होंने नए नए अपने राज्य बनाया, उन्होंने उसी तरीके से अपने आपको डिस्क्राइब किया। तो उसके बाद हम आते हैं कालिदास के लिटरेरी बैकग्राउंड पे। सी कालिदास लिटरेरी बैकग्राउंड इज समथिंग दैट वी नो वेरी लिटिल अबाउट बिकॉज ओनली सम ऑफ हिज प्लेस वर डिस्कवर्ड। तो वट एवर वी नो वी कैन डिस्क्राइब वन फैक्ट कि ही यूज टू बोरो टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम पॉपुलर एपिक्स लाइक भाषा did, कर्णभारम और उर्भंगम में आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। एंड कालिदास वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रामायण एंड महाभारत, जिससे उन्होंने काफी ज्यादा एलिमेंट्स निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल रघुवंशा, ठीक है, अभिज्ञानम शकुंतलम, तो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे महाभारत और रामायण से। एपिक से तो उठाते ही थे ये दोनों खास करके, क्योंकि वो अपने टाइम के कंटेम्प्रेरीज को बहुत ज्यादा मानते थे और अपने जो उनसे जो पहले गए थे उनको भी मानते थे। तो उन्होंने भाषा की बहुत इज्जत की है, तो भाषा वाज लाइक वेरी सुपीरियर टू हिम, एटलीस्ट ही बिलीव। तो अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो प्ले है, वो प्ले की शुरुआत में ही भाषा की काफी इज्जत करते हैं और बताते हैं कि व्हाई वाज शी सो इंपॉर्टेंट टू संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, एक क्रिटिक है हस्कर, तो हस्कर जो है वो ये नोट करते हैं कि भाषा, कालिदास और बाणभट्ट, बाणभट्ट भी एक और कोर्ट पोएट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे। भाषा, कालिदास और बाणभट्ट जो थे वो इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन के ट्रायो थे, वो कैनन थे। लिटरेरी कैनन होता है ना, एक एक स्लैब जैसे, कि हम उनको देख के इंस्पायर हुए हैं। तो क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशन में ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कालिदास के वर्क्स पे। तो देखिए जो जो उनके वर्क सरवाइव किए हैं ना, वो वही मैं आपको आपके सामने हम लाएंगे। तो उनके 3 लिरिकल लॉन्ग लिरिकल पोएम्स है, 3 प्लेज है और एक इनकम्प्लीट एपिक है। ठीक है, तो मतलब उनके कैरेक्टर्स को उन्होंने काफी ज्यादा डेप्थ दिया था और काफी ज्यादा उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को सर्कमस्क्राइब किया था। ठीक है, काफी ज्यादा उन्होंने उनको मॉडिफाई किया था और एकदम डिवाइन और ह्यूमन इमोशंस को उन्होंने मिक्स कर दिया था। यही थी उनकी खासियत कि किस तरीके से एक अप्सरा को एक इंसान के साथ विवाह करते हुए, क्या जो एक प्रेम प्रथा है, किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके वर्क्स में। क्योंकि कालिदास उस टाइम के ही पोएट थे, जिस टाइम पे वो रहते थे, ऑब्वियसली कोर्ट पोएट थे, तो वो उस टाइम के इमोशंस को अच्छे से दिखाते थे कि एक मगर महाराज को प्यार हो गया एक मध्यम वर्ग की कन्या से, तो क्या होगा। ठीक है, तो ही यूज्ड टू पोर्ट्रे ईच एंड एवरी कैरेक्टर एज वेल सिचुएशन टू बेसिकली स्टीयर आवर इमोशंस, कि हमें फील हो कि यार ओके सो वी आर कनेक्टिंग हिम विथ अस।
So that was the thing. And as I told you, he has one incomplete he had one incomplete epic which did survive, and it was Raghuvamsha, Raghu's dynasty. Generally एक poem हमें मिलता ही है, ठीक है, but वो एक incomplete epic थे जो वो complete नहीं कर पाए. Okay, then obviously the poems are basically Ritu Samharam, Kumara Sambhavam, and Meghadutam. पोएम्स, कुमार संभव इज द बर्थ ऑफ कार्तिकेय, ठीक है, मैं बता रहा था पहले, कार्तिक के बर्थ ऑफ कार्तिकेय के ऊपर है. ऋतु संहारम इज द चेंज एंड द चेंज ऑफ, आई मीन से सीजन्स. ऋतु संहारम, ऋतु ऋतु बेसिकली, ठीक है, सीजन्स. उसके बाद मेघादूतम. मेघादूतम जो है वो एक खंड काव्य के तरह भी देखा जाता है उसको. मेघादूतम इज बेसिकली कि मेघदूतम इज दी क्लाउड मैसेंजर, ठीक है. उसमें एक स्टोरी है जिसमें एक यक्ष जो है उसको कर्स किया गया है. तो यक्ष, बिकॉज ही वॉज नेग्लेजिबल एंड लेथार्जिक इन हिज ड्यूटीज, तो ही वॉज कर्स्ड कि आप अपनी यक्षिनी से दूर रहोगे. तो वो किस तरीके से अपनी यक्षिनी को मैसेज भेजते हैं, तो ये मतलब इस पूरे पोएम में बताया गया है. ठीक उसी तरीके से जो इनके 3 प्लेन्स हैं, वो है अभिज्ञानम शकुंतलम, जिसको हम इस यूनिट पे कवर करेंगे. इस जो ब्लॉक है हमारा कालिदास के ऊपर, अभिज्ञानम शकुंतलम. उसके बाद वी हैव विक्रम और वसीयम, जैसे मैंने पहले बताया है, महाराज विक्रम और अप्सरा उर्वशी के बारे में. देन वी हैव मालविका अग्निमित्रम, क्वीन मालविका एंड महाराज अग्निमित्र, ठीक है. नाउ द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम द एपिक महाभारत. सो द नैरेटिव is focused on discovering who the Bharatas were. The focus of the narrative is on Dushyant, and the significance of Shakuntala is limited to her son, who would be prospective here to Dushyanta's throne. तो इस जो पूरे प्ले में हमें ये दिखाया गया है कि दुष्यंत का जो पुत्र है, क्योंकि उसको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो हमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से पुत्र प्राप्ति आखिर में होती है, बाद में जाके वो दुष्यंत के वारिस बनते हैं, ठीक है. तो जो महाभारत में कहानी बताई गई है, महाभारत में कहानी बताई गई है कि दुष्यंत एक हिरन या एक ब्लैक बक को चेस करते करते जो है वो ऐसे एक कुटिया में पहुंचते हैं, ठीक है, जिसको भगवान इंद्र जो है, भगवान इंद्र के स्वर्ग के बराबर कंपैरिजन किया गया कि इतना खूबसूरत था वो. तो ये कहानी है कि वो डियर को चेस करते करते हर्मिट में एक पहुंचते हैं, ठीक है. तो वहां पे वो देखते हैं कि ये महर्षि कण्व जो है, महर्षि कण्व की बेटी, महर्षि कण्व की बेटी जो है शकुंतला, उनसे उनको प्रेम हो जाता है, ठीक है. महर्षि कण्व और अप्सरा मेनका के बीच में जो संबंध हुए थे, उसी का जो है शकुंतला, उसी उन्हीं का हिस्सा है. तो शकुंतला काफी खूबसूरत और इंसानों में भी ऐसी भगवान जैसे गुण बताने जाने वाली एक कन्या है, जिसको देख के महाराज दुष्यंत स्वयं मोह हो जाते हैं. उनको उनको वो मतलब वो मोह ले मतलब शकुंतला उनको मोह लेती है कि किस तरीके से उनको प्रेम हो जाता है शकुंतला से, ठीक है. तो दुष्यंत को बताया गया एज अ ट्रायम्फेंट किंग हु इज द इक्वल ऑफ इंद्र, स्लेयर ऑफ फोर्स, वादर ऑफ एनिमी एलिफेंट्स, दे थॉट ऑफ हिम एज द थंडरबोल्ट wielder himself. तो सी द वे द किंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड, look at how महाराज दुष्यंत has been described as someone who's equally as powerful as Lord Indra. भगवान इंद्र के साथ अगर बराबरी करनी हो तो सोचिए इंसान कितना ही शक्तिशाली होगा. तो दिस इज द वे द किंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द एपिक. I mean, to compare out, word of comparisons, he has been described as the best among men, and Shakuntala has been described as the best among women. ठीक है. अब आते हैं जो क्वेश्चन ऑफ फॉर्म पे, ठीक है, हाउ फॉर्म हैज अफेक्टेड द होल एपिक एंड हाउ कालिदास हैज टेकन हिज ओन नैरेटिव फ्रॉम इट. तो अकॉर्डिंग टू द एपिक, it has laid the play in such a uses that we have narrated in more in an epic fashion. जैसे कि in the Mahabharata, the story is narrated in an epic fashion, and in play the plot is laid out for use on the stage. तो महाभारत का एक प्लॉट है वो आपने निकाला, उसके बाद उसको स्टेज पे कैसे दिखाया गया, ये कालिदास का ब्रिलियंस है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्म कि एक प्ले है, उस प्ले को महाभारत से लिया गया है और किस तरीके से उसको दिखाया गया है. In the case of drama, dialogues become central, and that for reason a character's inner dynamics comes to the fore. The epic may have dialogues that too, but it is governed by the requirement of the narrative. एक ड्रामा में डायलॉग होता है, लेकिन उस डायलॉग को निभाने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर डायलॉग को निभा कैसे रहे हो, उसमें एक कैरेक्टर की अंदरूनी स्किल पता चलती है. द पर्सन हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ शकुंतला शुड अंडरस्टैंड कि जो उसके डायलॉग्स है वो बखूबी निभा रही है भी कि नहीं रही है. तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है. देन see, the fact is, in changing the form or genre, Kalidasa retells the story differently with this. The emphasis of his work changes. क्योंकि आपने महाभारत से स्टोरी उठाई और आपने महाभारत का एक पार्ट ले लिया, तो आपको अपने तरीके से डिस्क्राइब करना होगा. सपोज यू हैव टेकन अ पार्ट फ्रॉम एपिक, यू डायरेक्टली कैन नॉट रिसाइट द एपिक. हाँ, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट आपको चेंजेस भी लाने पड़ेंगे. एंड दैट इज वेयर कालिदासास ब्रिलियंस कम्स टू वर्क. In Kalidasa's Abhigyanam Shakuntalam, Shakuntala is the central character whose feelings and thoughts are elaborated in great detail by the playwright.
द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हर ट्रेवल्स एंड फाइट्स। अब उसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे शकुंतला जो है, शकुंतला महाराज दुष्यंत से मिलने के बाद गंधर्व विवाह जैसे होता है उनका, तो गंधर्व विवाह के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसके ही पूरे कैरेक्टर को लेके है, एंड दैट इज व्हाई द फॉर्म बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, हाउ शकुंतला हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द प्रोटैगनिस्ट। समझो इसको लेके कि कालिदासा ने जैसे क्या है ना कि डेटा वुमेन विल बी द हीरो ऑफ द स्टोरी रिवील्स द पोजीशन ऑफ द प्ले राइट। अगर हम महाभारत की तरफ देखने चले, तो अगर महाभारत महाराज दुष्यंत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो कालिदासा इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू शकुंतला। व्हाई? बिकॉज कालिदास के प्ले के हिसाब से इट इज अभिज्ञानम शकुंतलम, रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, इट इज नॉट अभिज्ञानम दुष्यंत। ये फॉर्म का डिफरेंस है एक एपिक में और एक प्लेराइट में, कि उन्होंने शकुंतला को दिखाया है कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, मतलब किस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि हाउ शकुंतला हैज बिकम द फोर कैरेक्टर ऑफ द प्ले। इट इज हर लाइफ, हर स्टोरी एंड हर मीटिंग विद हर हस्बैंड डिस्पाइट द कर्स। तो दैट इज व्हाई फॉर्म इज इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ अ प्लेराइट। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंशियंट इंडियन एस्थेटिक्स। ठीक है, तो एंशियंट इंडियन एस्थेटिक्स में फर्स्ट वी हैव ड्रामेटिक आर्ट। तो फॉर दोज ऑफ यू हु नो मच अबाउट ड्रामा, यू विल कम दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ड्रामा टू हैव लिरिकल एंड नैरेटिव मोड्स, वर्सेस एंड प्रोज, स्पीच, सॉन्ग, एक्टिंग, मास्क, कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स। ये हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्लॉट, डिक्शन। ठीक उसी तरीके से फेस्टिवल्स के टाइम पे जो पॉपुलर फोक ट्रेडिशंस वगैरह चलते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ड्रामेटिक आर्ट में, ताकि ड्रामा सर्वाइव कर पाए, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस नुक्कड़ नाटक एंड स्ट्रीट प्लेज एंड ऑल। ठीक है, तो then basically as a court poet, what the playwright does is that he picks up events from the court and people from the court as well, and these become characters for centuries। जैसे क्या होता है कि आपने आज मालविका अग्निमित्रा में महाराज अग्निमित्रा को दिखाया, अगर महाराज अग्निमित्रा एक नॉर्मल किंग होते तो महाराज अग्निमित्रा की कहानी वही खत्म थी, जन्म हुए, राजा बने, लड़ाइयां लड़ी, he has his own legend and then he goes off। But when you are writing it or narrating it or scripting it basically as a character in a play, it's going to go on for centuries। सालों साल लोग याद रखने वाले, जब भी लोग कालिदास को पढ़ेंगे तब भी लोग मालविका अग्निमित्रम को पढ़ेंगे, तब भी लोग विक्रम और वसीयम को पढ़ेंगे, तब भी लोग महाराज अग्निमित्र या महाराज विक्रम को याद करेंगे। कोर्ट ड्रामास टुक एलिमेंट्स फ्रॉम द फोर वेदास सो दैट इट बिकेम अ सोर्स ऑफ हाई लर्निंग एज वेल। जो कोर्ट ड्रामा थे उन्होंने वेदास से एलिमेंट निकाला, तभी उन्हें पता चला कि जैसे वेदास में जो एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं वो उसी हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन after dramatic art we have obviously one of the most important part, that is Bharat Muni's Natya Shastra। तो Bharat Muni's Natya Shastra is a treatise on the dramatic art that attempts to outline the aim, purpose and role of drama in ancient India। Bharata termed as fifth Veda। Natya carries the root word nat, which means to act or emote। It may be applied to both drama and dance, as natya is also the word for dancing और ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड नाटक डिनोट्स अ प्ले। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज बेसिकली एन एथिकल गाइडलाइन। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को देखने के बाद ही ड्रामेटिस्ट आगे बढ़ते हैं, बिकॉज भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसी में सारे कलाओं का विवरण किया गया है कि किस तरीके से ड्रामा चलना चाहिए, एक ड्रामा के एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक ड्रामा का पर्पस क्या होना चाहिए, ड्रामा कैसे खत्म होना चाहिए। इसीलिए भारत मुनि ने उसको फिफ्थ पंचम वेद भी कहा है। पंचम वेद क्लेम करना इज अ वेरी बिग रिस्क, बट ही इज क्लेमिंग इट बिकॉज ही नोस कि फॉर कमिंग जनरेशंस नाट्य शास्त्र इज गोइंग टू सर्व एज एन एथिकल गाइडलाइन। ठीक है, तो जो नाट्य शास्त्र का जो शब्द है नट, नट मतलब होता है एक्ट और इमोट, यानी कि एक्ट करना या फिर किसी चीज को अंजाम देना। तो नृत्य का मतलब है डांसिंग और ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, नृत्य, नाट्य। ठीक है, जैसे एक्टिंग करते हैं, नाटक, क्योंकि इसीलिए किसी भी प्ले का नाम नाटक कहते हैं हम। सो नाट्य शास्त्र में, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में, नाट्य शास्त्र में दो तरीके इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रूपक का, एक उपर रूपक का, फिक्टिशियस प्लेस एंड मिथिकल प्लेस, मिथिकल फिक्टिशियस प्लेस, और जो रियल रिप्रेजेंटेशन है, जिन्होंने सच में भगवान की कहानियां दिखाई है, महाराजों की कहानियां दिखाई है। तो इन्हीं सब में जो है फैक्ट, लेंथ ऑफ अ प्ले कितना होगा, थीम क्या होगा, प्लॉट प्लॉट क्या होगा, कैरेक्टर्स क्या होगा, वो सब इंपॉर्टेंट है। एंड नाट्य शास्त्र ने जो है चार वेदों से, ये कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र जो है उन्होंने चार वेदों से क्या क्या सीखा है। तो मैं आपको आगे डिस्कस कि जो चार वेद है, नाट्य शास्त्र कैसे चार वेदों से इंस्पायर हुए हैं, ये हमें अभी पता चलेगा आगे वाले, जब मतलब आगे वाले स्लाइड्स में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भारत नाट्य शास्त्र इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू कांट राइट अ प्ले विदाउट नाट्य शास्त्र और विदाउट गोइंग बाय द नॉर्म्स ऑफ द नाट्य शास्त्र। ठीक है, um, नाट्य शास्त्र से अभी मैंने कहा कि जो फोर वेदास है, तो फोर वेदास में से मैंने आपको बताया कि क्या क्या जो है, मतलब
भरत मुनि ने उठाया था। तो देखो, द फैक्ट इज कि वी हैव फोर वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, समवेद। तो उसपे जो सबसे पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से व्हाट डिड अर्थशास्त्र पिकअप, इट पिक्ड अप द रिसाइटेटिव क्वालिटी, रिसाइट करना मतलब चैंट करना किसी भी, जैसे ऋग्वेद में हमें मंत्र वगैरह मिलते हैं तो उनको चैंट करना, वो वो नाट्यशास्त्र ने ऋग्वेद से उठाया। हिस्ट्रियोनिक रिप्रेजेंटेशन, तो हिस्ट्रियोनिक रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी आने वाले पर्सन को, चाहे वो राजा हो चाहे वो भगवान हो, कैसे उनको डिस्क्राइब करना है वो यजुर्वेद से दिखाया है। रिचुअल्स एंड स्टाइल में, स्टाइल मतलब जो थीम कैसा होना चाहिए, प्लॉट कैसा होना चाहिए, वो हमने अथर्ववेदा से सीखा है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंटली रसा थ्योरी, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने भले ही बात की, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि रसा थ्योरी जो है वो हमने सामवेद से सीखा है। रसा थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द होल ऑफ नाट्यशास्त्र। रसा थ्योरी इवोक किए बिना प्ले हो ही नहीं सकता। एक प्ले में एलिमेंट्स बहुत जरूरी है, एंड इमोशंस रसा थ्योरी ही इवोक करते हैं। ठीक है, तो अब हम रसा थ्योरी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। तो रसा थ्योरी 8 प्रकार की है। फर्स्ट इज द इरोटिक रसा, श्रृंगार रस। ठीक है, उसके बाद दिस कॉमिक रस, हास्य रस, फ्यूरियस रस, रौद्र रस, गुस्सा, पैथेटिक और सोरो, करुण रस। हम्म उसके बाद हमारे पास है वीर रस, द हीरोइक रस, द मार्वेलस रस, अद्भुत, समथिंग बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, मार्वेलस, एक्सट्रीमली अमेजिंग, सुपर स्प्लेंडियस, excellent, that comes under the word marvelous, odious, विभत्स, then we have the terrible रसा, भयानक रसा। तो ये जो 8 रस के जो टाइप्स है, ये बाद में 2 रस और ऐड किए थे, लेकिन पहले जो 6 टाइप के रस थे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रसा थ्योरी जाने बिना आप प्ले लिख ही नहीं सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट हु स्टडिंग दिस टॉपिक, कि यू शुड नो ऑल दिस रसास बाय हार्ट, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट बी आस्क्ड कि किस प्ले में क्या इवोक किया। जैसे अभिज्ञानम शकुंतलम में वी सी श्रृंगार रस, वी सी रौद्र रस जब उनको श्राप दिया था, वी सी करुण रस। ठीक है, उसके बाद वी सी अद्भुत रस एज वेल, वी सी वीर रस। तो 3 से 4 रस तो आपको मिलेंगे। एंड कालिदास बीइंग एन एक्सीलेंट प्ले राइट, ही नोज हाउ टू यूज दिस रसास। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने सब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है, प्लॉट बाय प्लॉट, पार्ट बाय पार्ट, तो लेट अस गो अहेड विथ कि हम में से किस किस टॉपिक पे क्या क्या डिस्कस किया। तो फर्स्ट इज द unit has brought into focus aspects of ancient Indian drama. Then it has offered a discussion on Kalidasa's probable time and culture. Kalidas के बारे में हमने बताया था, background and all. Okay, in this discussion, an attempt has been made to provide a view of Kalidasa's literary background that would enable us to understand the larger context of ancient Indian aesthetics. क्योंकि हमने Indian aesthetics के बारे में भी करा है, and Kalidasa's creative oeuvre. तो हमें ये भी पता चला कि किस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कितने कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन वी ऑल्सो वेंट थ्रू भारत ब्रिज नाट्यशास्त्र। उसके बाद हमने रसा थ्योरी भी पढ़ा कि वो कितने कितने टाइप के क्या क्या थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट थे। तो लिटिल बाय लिटिल वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक। एलिमेंट्स ऑफ भारत ब्रिज नाट्यशास्त्र, एलिमेंट्स ऑफ कालिदासास ड्रामास, कालिदासास लिटरेरी बैकग्राउंड, कालिदासास वर्क्स, आर्ट की वो क्या प्रमोट करते थे। सो वी हैव दिस मच इन दिस टॉपिक, एंड हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभिज्ञानम शकुंतलम है वो क्या है। अभिज्ञानम शकुंतलम प्ले समरी हम सब डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।